हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक सिचुएशन को एनालाइज करो आप कि ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ये जो मैंने बनाई है इस डायग्राम में, ये क्या बनाया है बच्चों? ये मैंने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब बनाया है जिसकी थिकनेस है टी। इसके ऊपर एक रे आ रही है, इंसिडेंट रे, जो नॉर्मल के साथ में आई एंगल बनाती हुई आ रही है। इस रे को जाना तो बिल्कुल सीधा था, लेकिन जब कोई रे रेयर से डेंसर में आती है, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम, जब कोई रे रेयर से डेंसर मीडियम में आएगी तो इट बेंड टुवर्ड नॉर्मल। मतलब ये ऐसे जाने की बजाय थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसको मैं नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड करके बनाता हूँ, ऐसे, ठीक है, ऐसे आई। लेकिन जब ये फिर वापस अपने इस मीडियम को चेंज करेगी तो फिर ये दूर हटेगी, क्योंकि डेंसर से किधर जा रही है? रेयर में जा रही है। तो अगर मैं इसको देखूं कि इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये अब जाएगी ऐसे, ठीक है ना, थोड़ी सी नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी, ये यूं जाएगी। ये इमर्जेंट रे है, दिस इज इमर्जेंट रे। ओके, तो होता यह है कि देखो, जो मीडियम इधर है वही मीडियम इस तरफ है, दोनों तरफ मीडियम सेम है। जब मीडियम सेम है तो म्यू सेम है, तो स्नेल्स लॉ से हम लोग जानते हैं कि म्यू इंटू साइन थीटा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर इधर और इधर दोनों तरफ म्यू सेम है तो दोनों तरफ साइन थीटा भी सेम होगा, ठीक है ना। दोनों तरफ म्यू सेम है तो साइन थीटा भी सेम होगा, और साइन थीटा सेम है तो थीटा भी सेम होगा। मतलब जितना ये वाला एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा। मतलब ये रे और ये रे एक दूसरे के पैरेलल होगी। अगर ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इस पर, जो इसका इनिशियल डायरेक्शन था, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसी को हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, ये रे ऐसे आई, स्लैब लगाई, तो ये ऐसे जाने की बजाय थोड़ी सी ऐसे शिफ्ट होकर चली गई, यूँ आई, ऐसे शिफ्ट होकर यूँ चली गई। तो इसका जो शिफ्ट हुआ ना रे का, ऐसे इधर इतना आना तो ऐसे था, इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये ऐसे शिफ्ट हो गई। तो ये जो शिफ्ट है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट कहते हैं, ठीक है। लेटरल शिफ्ट को देखो, अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखी जाए? तो लेटरल शिफ्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं कि लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, lateral shift is the perpendicular distance between the incident and emergent rays when light is incident obliquely, ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है ऑब्लिकली, ये जरूर लिखना है, ऑन अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब, ठीक है ना। ये जो रिफ्रैक्टिंग स्लैब है विद, यहाँ पे एक और वर्ड लगा दो, विद पैरेलल फेसेस। ऐसे डिफाइन करते हैं इसको कि लेटरल शिफ्ट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट एंड इमर्जेंट रेज व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन अ रिफ्रैक्टिंग स्लैब विद पैरेलल फेसेस। ये पैरेलल फेसेस है और ऑब्लिकली लाइट आई है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेटरल शिफ्ट कहलाता है। अब इसको देखो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये एंगल अगर आई है बच्चों, तो ये पूरा एंगल क्या होगा? आई होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ना। तो ये है आर, है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो आई तो यहां पर हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो आर है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये आई तो ये पूरा आई, उसमें से अगर ये आर है तो ये कितना हो गया? आई माइनस आर। इनके नाम दे दो आप, ए बी सी, इसे नाम दे दो डी। और अब दो ट्राइंगल्स हमारी हेल्प करने वाले हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। एक तो ये वाला ट्राइंगल,
ठीक है ना। ये जो ब्लू कलर वाला ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, एक तो ये आपकी हेल्प करने वाला है, और एक पिंक कलर वाला जो ट्राइंगल है ये आपकी हेल्प करने वाला है ना। ये दोनों ट्राइंगल की हेल्प से हम लोग लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। देखिए कैसे। अगर मेरे को लेटरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब ये वाले डिस्टेंस चाहिए, तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल ABC ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC, ये है ABC ट्राइंगल। इसमें एंगल I-R है, इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है और ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है बच्चों? साइन का। साइन I-R इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो D है और जो हाइपोटेनस है वो AB है, ठीक है। तो मेरे पास में देखो D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू आ गई AB साइन I-R। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। ये जो D है यही लेटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में आ जाएगा अगर हमको AB मिल जाए तो। अब ये देखो AB कैसे निकालूँ मैं? AB निकालने के लिए फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल यूज़ किया। इन ट्राइंगल ADB, इस ट्राइंगल में देखो ये मेरे को बेस पता है T और मेरे को हाइपोटेनस पता करना है। तो बेस और हाइपोटेनस में क्या रिलेशन होता है? कॉस थीटा का। कॉस R इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस तो है T और हाइपोटेनस है AB। तो यहाँ से मेरे को AB की वैल्यू मिल गई। AB की वैल्यू आ गई T अपॉन कॉस R। मैं ये AB की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। पुट वैल्यू ऑफ AB इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है D इज इक्वल्स टू AB साइन I-R। AB की जो वैल्यू है वो मैं पुट कर रहा हूँ T अपॉन कॉस R, T अपॉन कॉस R एंड साइन I-R। अरे भैया फॉर्मूला आ चुका है। यह है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। कैसे याद करोगे? बस बार बार पढ़ो, बार बार देखो, अपने आप याद हो जाएगा। D इज इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R साइन I-R, D इज इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R साइन I-R, D इज इक्वल्स टू T अपॉन कॉस R साइन I-R। बस खत्म स्टोरी। यहाँ पर एक स्पेशल केस में आपको और बताता हूँ बच्चों कि ये बस जैसे ये तो मेन फॉर्मूला है ही है, तो डायरेक्ट ध्यान में रखना है और एग्जाम्स में भी इसी को यूज़ करना है। लेकिन एक स्पेशल केस बनता है। कई बार ऐसा बोला जाता है कि इफ़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ वेरी स्मॉल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम है तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा? बच्चे देखो, मैंने आपको बार बार बता रखा है पहले भी कि जब जब फिजिक्स में थीटा बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एंगल बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो हम लोग साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, टेन थीटा को भी थीटा लिख देते हैं और कॉस थीटा को 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। और ऑप्टिक्स में तो ये अजम्पशन बार बार यूज़ होता है। तो अगर आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है तो ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, इस फॉर्मूले में टी तो टी ही रहेगा। कॉस आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1 लिख सकता हूँ। कॉस आर की जगह 1 लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल इज़ वेरी स्मॉल। और साइन थीटा की जगह केवल थीटा लिख देते हैं तो ये आई माइनस आर हो जाता है। तो डी का फॉर्मूला बन गया टी आई माइनस आर, ठीक है ना। ये कब लगाना है? जब एंगल बहुत ज़्यादा छोटा दे रखा हो। और ये तो जनरलाइज्ड आपका मेन फॉर्मूला है ही है, डी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर साइन आई माइनस आर। ये पहली बात जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई। और भी मैं आपको इसके बारे में कुछ अच्छी बातें बताता हूँ। जैसे दूसरी बात अब मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया है, क्या इस स्लैब की थिकनेस से कम या ज़्यादा कितना आ सकता है? लेटरल डिस्प्लेसमेंट का टी के साथ में क्या रिलेशन है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट एक्सीड the thickness
ऑफ ग्लास स्लैब। ये कभी ग्लास स्लैब की थिकनेस से ज़्यादा नहीं होता, मतलब लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ग्लास स्लैब की थिकनेस से हमेशा कम होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर हो सकती है। जैसे देखो कुछ केसेस लेता हूँ कि ये आपकी ग्लास स्लैब है, ये टी है, ये नॉर्मल है, ये रे ऐसे आई, इस रे को जाना ऐसे था लेकिन ये ऐसे जाके फिर यूँ चली गई, तो ये परपेंडिकुलर डाला, ये डी है। देखो यहाँ पे डी जो है ना वो टी से छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डी टी से छोटा आ रहा है। अब अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दूँ, मतलब जो रे अभी ऐसे आ रही है ना, इसको मैं और ज़्यादा इधर की तरफ से लाऊँ इसके ऊपर, ये देखो अब की बार मैंने काफ़ी ज़्यादा आई रखा है। इतना ज़्यादा आई होगा तो क्या होगा, इस रे को जाना तो ऐसा सीधा था, ये यूँ आके यूँ चली जाएगी। अब देखो पहले की बजाय डी बढ़ गया ना, तो जैसे जैसे मैं आई बढ़ाता हूँ ना वैसे वैसे डी क्या होता है, बड़ा होता है। मैं इसको और झुकाता जाता हूँ इधर, अगर मैं इधर से इधर और ज़्यादा झुकाता जाऊँगा इसको, तो झुकाते झुकाते मान लीजिए मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट 90 डिग्री का एंगल कर दिया। 90 डिग्री से थोड़ा सा कम है, मतलब 89.99 डिग्री है ऐसा मान लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम। तो बहुत ज़्यादा कम होगा तो क्या होगा कि ये रे ऐसे जाएगी और फिर जब इधर से निकलेगी तो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अगर एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो ये इंसिडेंट रे और ये फाइनल इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। इस कंडीशन में लेटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू किसके बराबर मिल गई बच्चों, टी के बराबर मिल गई, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में डी की वैल्यू जो है वो टी के बराबर मिल सकती है, मतलब इससे ज़्यादा लेकिन अब नहीं हो सकता। तो जो डी मैक्सिमम मिल सकता है, मैक्सिमम डी, वो किसके बराबर मिलता है, टी के बराबर मिलता है, ठीक है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है बच्चों कि कभी भी लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसकी थिकनेस से ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और कभी भी नहीं हो सकता। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए उस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करने बेहद ज़रूरी होते हैं। तो देखो एग्जाम्पल ये है कि आपको एक ग्लास स्लैब दे रखी है और ये बोल रखा है कि स्लैब के ऊपर एक रे आ रही है और ये रे जो है थीटा एंगल पर आ रही है, ये एंगल थीटा है। इसका जो रेफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो म्यू है और ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो टी है, ठीक है। और आपको ये बोल रखा है कि थीटा इज़ वेरी स्मॉल। ये कंसिडर करते हुए आपको बताना है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अंडरस्टैंड? आपका आंसर किसकी टर्म्स में आ सकता है, थीटा, म्यू और टी की टर्म्स में आ सकता है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है बच्चों। जब एंगल स्मॉल होता है तो मैंने आपको डी का फॉर्मूला बताया, स्मॉल एंगल्स के लिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं टी आई माइनस आर। अब थिकनेस तो मेरे को क्वेश्चन में दी हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी मेरे को दिया हुआ है जो थीटा है, पर मेरे को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पता, तो बस मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकाल लेता हूँ। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या आएगा, स्लाइड को जाना तो सीधा था पर ये यूँ चली जाती है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये है। अब ऑब्वियसली जब थीटा पता है, रेफ्रेक्टिव इंडेक्स के बारे में जानकारी और आर पूछा है, तो स्नेल्स लॉ के अलावा हमारे पास में और रास्ता क्या है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, ठीक है। स्नेल अंकल की बात मानते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो स्नेल लॉ लगाता हूँ, तो स्नेल लॉ लगेगा 1 इंटू साइन थीटा, 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू इंटू साइन आर। बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल तो साइन थीटा को थीटा लिख दिया, साइन आर को आर लिख दिया, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई मेरे पास में थीटा अपॉन म्यू। अगर मैं आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ तो देखो मेरे को आंसर मिलेगा, थिकनेस तो टी है, ये थीटा है, और आर की वैल्यू पुट कर दी मैंने थीटा अपॉन म्यू। डी इज इक्वल्स टू टी, थीटा को मैंने बाहर ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, इट इज़ माई आंसर, ठीक है ना। इस तरह से लेटरल डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूलाज को हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज़ करते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन में एक एग्जांपल और लिया मैंने, ये ग्लास स्लैब है और उसके ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो रही है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस 1/√3 गिवन है और हमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ कि ये जो लाइट ऐसे जा रही थी जब ऐसे आ जाती है तो ये आर है, ठीक है। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस दे रखा है, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है ना वो लिखने जा रहा हूँ। लेटरल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर। देखो जो एग्जांपल्स हम लोग करते हैं ना, एग्जांपल को देखने से भी फॉर्मूला याद हो जाते हैं।
अब देखो मैं बार बार फॉर्मूला लिखूंगा तो आपको याद होगा ही होगा। अब मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ लेटरल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट थिकनेस, मतलब मेरे को d/t दिया हुआ है, ठीक है। तो d/t इज इक्वल टू हो जाएगा t/cos r, सॉरी t तो उधर लेगा ना अपन को, 1/cos r sin i माइनस r। ये d/t जो है ये मुझे दिया हुआ है 1/√3, इसकी वैल्यू मैंने 1/√3 रख दी। और ये जो साइन i माइनस r है इसको मैंने सॉल्व कर लिया। बच्चों ये फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा होगा ना, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ। साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन होता है मैथ्स का, उसको मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो साइन i माइनस r है, तो साइन i माइनस r को मैंने लिख दिया साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b अपॉन कॉस r। अब जो I है एंगल ऑफ इंसिडेंस वो मेरे को 45 डिग्री दिया हुआ है, ये 45 गिवन है। कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 ये कॉस r माइनस 1/√2 साइन r डिवाइडेड बाई कॉस r। तो मैं कॉस r से इसमें भी डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें भी डिवाइड कर रहा हूँ। तो 1/√3 तो ठीक है, 1/√2 को मैंने कॉमन निकाल लिया, ये cos r अपॉन cos r 1 बन गया और ये tan r बन गया। इस 2 को मैंने इधर भेज दिया तो ये √2/3 हो गया 1 माइनस tan r, ठीक है। तो tan r इज इक्वल्स टू हो गया 1 माइनस √2/3, तो r इज इक्वल्स टू हो गया tan इनवर्स 1 माइनस √2/3 एंड दिस इज आंसर, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में, आपको समझ में आई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जो डेरिवेशन है वो भी बहुत खास था। और आप जुड़े रहिए इसी तरह से। फिजिक्स सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है बच्चों कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी, ठीक है। लगातार अगर आप सारे वीडियोस देखेंगे सिक्वेंशली और पूरे देखेंगे, है ना, तो आपको फिज़िक्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और फिज़िक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। कनेक्टेड रहो, ज़रूर जीतेंगे हम।